नमस्कार मित्रों। आजकल 2-3 दिनों से वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. केरला के अंदर उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी ने नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की बात की है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी एक्चुअली ही पेड हिज ग्रेटिट्यूड to the people of southern states in general and to the people of Kerala in particular. मतलब मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है दक्षिण के प्रदेश के लोगों के साथ। उसके पीछे रीज़न है, जैसा कि अगर प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ जो उनके मेंबर्स इलेक्ट होकर जो आए हैं, ओनली जस्ट 52 मेंबर्स हैं, और उस 52 में ही स्कोर्ड 18 सीट्स फ्रॉम केरला, 8 फ्रॉम तमिलनाडु एंड 2-4 सीट्स इनको तेलंगाना से, 1-2 कर्नाटका से इनको मिली है। ऑलमोस्ट उनको 30 के आसपास मेंबर्स जो हैं, 52 में से 30 के आसपास मेंबर्स उनके साउथ इंडियन स्टेट से आए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायद उनको लगा कि सदर्न स्टेट्स ने उनका साथ अच्छा दिया है। हो सकता है ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक उनका फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। इस तरह का स्टेटमेंट देने के पीछे उनका एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, जिसको हम निराशा भी कहते हैं। निराशा हो सकती है, जैसा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में ही इंदिरा गांधी को पार्टी का अध्यक्ष भी बनवा दिया। ये 1959 और 60 की बात है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बनी। इंदिरा गांधी की जो एक दर्दनाक मौत मिली उन्हें, उनकी हत्या की गई, उसके बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी, जो कि पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना लाना नहीं था, ही वॉज जस्ट ए पायलट इन एयर इंडिया। तो और मौत के दिन एक्चुअली ही वाज इन कलकत्ता, वो कलकत्ते में थे, और वहाँ से वो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और राष्ट्रपति भवन पहुँचते हैं, और राष्ट्रपति ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर दिया उनको। ही वाज स्worn इन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ तक कि कांग्रेस या उस समय का जो संसदीय दल था कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने फॉर्मली इनको अपना नेता भी इलेक्ट नहीं किया था। विदाउट बीइंग इलेक्टेड एज ए लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, ही वाज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये सब चीज़ें मेरे कहने का मतलब है कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। इसका इस तरह की चीज़ें होने का मतलब ये था कि सब कुछ उनके अपने घर की बात थी, और राहुल गांधी जी, उसके बाद में राहुल गांधी जी का भी नंबर आया, तो उनके नंबर आते आते बात यह है कि सत्ता जो थी वो उनके हाथ से फिसल गई। और 2014 के इलेक्शन में एक्चुअली जहाँ पर वो खुद एक उनको मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी डिफ़ीट मिली, वो डिफ़ीट शायद वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो डिफ़ीट ने उनको उसका जो दर्द था, उस दर्द को लेकर के बेचारे कमिंग जो नेक्स्ट 5 इयर्स था उसको दबाए रखे रहे। और बात मेरे कहने का ये है कि वो एक ऐसी फसल, जैसे गेहूं की फसल होती है, वो फसल सारी इनकी थी पहले, लेकिन अब फसल जो थी वो नरेंद्र मोदी की उग गई, और इनकी स्थिति हो गई उस गेहूं की फसल में एक जो वीड होता है, जिसको हम खरपतवार भी कह सकते हैं, जैसा कि बथुआ, जैसे एक बथुआ होता है जो गेहूं की फसल में उगता है, एंड बथुआ क्या होता है कि एक अनवांटेड प्लांट है, तभी मैंने इसको वीड बोला। वीड का मतलब खरपतवार होता है, वो उसको उगाया नहीं जाता, अपने आप उग जाता है, और वो डिज़ायर्ड क्रॉप नहीं होती।
तो किसान उसको क्या करते हैं कि उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो अब जब इससे पहले सारी फसल इन्हीं की हुआ करती थी, और अब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के आगमन से फसल नरेंद्र मोदी की हो गई, और ये वीड हो गए, ये खरपतवार और बथुआ के फॉर्म में इनकी स्थिति बन गई। ये इनके लिए बहुत ही एक ऐसी चोट थी जो बेचारे 5 सालों तक दबाए बैठे रहे। और 2019 के इलेक्शन में स्थिति ये हो गई कि अमेठी के लोगों ने इनको बथुआ भी बनने का मौका नहीं दिया, एंड ही वाज आउटराइटली रिजेक्टेड। तो उनकी जो इज्जत बचाया तो साउथ के लोगों ने ही बचाया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसी कृतज्ञता को अभी व्यक्त कर रहे थे 2 दिन पहले। एक चीज़ मुझे और ये भी कहना है कि राहुल गांधी को हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और जीतता वही है जो हारकर भी नहीं हारता। इसलिए राहुल गांधी को संघर्ष करने की ज़रूरत है, और उनको संघर्ष करने की ज़रूरत जो है, और ये संघर्ष हो सकता है थोड़ा लंबा भी चले, उनको उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें हुई है, मैं जो ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन आया है, वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में भी मैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका मूल भाव ये है कि अगर हम विषयों में बिजी हो जाएं, या उनके ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं, और विषय कौन से, सांसारिक, जो फिजिकल हैं, जो भौतिक हैं, अगर भौतिक विषयों में हम अपने मन को लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, और वो इच्छा बहुत ही तीव्र रूप में उत्पन्न होती है। सबसे पहले वो हमारी वो आसक्ति में कन्वर्ट होती है। वो आसक्ति जो है वो प्रबल इच्छाओं में कन्वर्ट होती है, और ये प्रबल इच्छाएं जो है जब उनकी पूर्ति नहीं होती, तो ये प्रबल इच्छा क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो मतलब मेरे कहने का कि क्रोध उत्पन्न होने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। तो इच्छाएं ही हैं जो इन्होंने भी पाल रखा था कि मेरा भी होने वाला है कुछ न कुछ, जैसा कि इनके परिवार में सबका होता रहा बड़े आराम से। तो जब इनकी इच्छाएं ये पूरी नहीं हुई, तो इनको क्रोध आता है, और क्रोध बड़ा विनाशकारी होता है। क्रोध के बारे में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोधा उद्भवन्ति सम्मोह सम्मोहात् स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध जो होता है, क्रोधा उद्भवन्ति सम्मोह, क्रोध जो है सम्मोह को उत्पन्न करता है। सम्मोह मीन्स विवेक कार्य नहीं करता, सोचने की शक्ति नहीं रहती, मूर्खता जिसे हम कहते हैं। वो समझ नहीं पाता कि क्या सही और क्या गलत है। ये क्रोध की स्थिति में होता है। क्रोधा उद्भव सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, और क्रोध के उत्पन्न होने से स्मृति, हमारी जो मेमोरी है, वो भ्रमित हो जाती है। तो सबसे पहले क्रोध हमें विमूढ़ करता है, मूढ़ बनाता है, और मूढ़ को इंग्लिश में इडियट कहते हैं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इडियट होता है। इडियट कौन होता है? जिसके IQ लेवल 40% से नीचे होता है। जैसे कि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मूढ़ वही होते हैं। कोर्ट ऐसे लोगों को बरी कर देता है। अगर इस तरह के लोग कोई क्राइम भी करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग इनोसेंट होते हैं, ये लोग जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्रोधा उद्भवन्ति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। क्रोध के उत्पन्न होने से विमूढ़ता उत्पन्न होती है, विमूढ़ता से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति जब भ्रमित होती है
तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है वो नरक का वासी हो जाता है या उसका पतन हो जाता है। तो राहुल गांधी जी इसमें क्रोध में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे, जैसा कि उन्होंने ख्वाब देखा था या उनके परिवार में जैसा होता रहा, आराम से चीज़ें मिलती गई, लेकिन अब यहाँ पर मामला बिगड़ गया है। बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए। और फ्रस्ट्रेशन के बाद मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा तसल्ली रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि अब इस स्थिति से वो निकलें कैसे, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जो आचार्य चाणक्य के रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आचार्य चाणक्य के रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके मैं दो उदाहरण भी दे सकता हूँ। पहला ये है कि चाणक्य की एक नीति है जिसको मंडल थ्योरी कहते हैं, और मंडल थ्योरी की एप्लीकेशन अभी चाइना के साथ हमने किया है, और चाइना भागते रास्ता नहीं पा रहा है। दूसरा, चाणक्य का ये भी कहना है कि यदि आपको विजयी होना है तो अपने दुश्मन की खेमे में खलबली मचा दो, वहाँ पर फूट डालो, कन्फ्यूज़न पैदा करो। और ये मोदी जी बड़ी सक्सेसफुली इन्होंने कांग्रेस के अंदर करके दिखा दिया है। कांग्रेस में 23 नेताओं का एक ग्रुप है जिसको G23 कहते हैं। ये G23 वाले कौन लोग हैं? ये कहाँ से पैदा हो गए? ये कहाँ से आए? ये वही लोग हैं जिनको मोदी जी ने कहीं न कहीं प्रॉप अप किया है, इनको उन्होंने बढ़ावा दिया है। अब आप पूछेंगे कि मोदी जी ने कैसे किया भाई वहाँ पर, तो उसका भी प्रमाण हमारे पास है। मोदी जी उस दिन अभी राज्यसभा में पार्लियामेंट के सेशन में अभी फूट फूट कर रो रहे थे। रो किसके लिए रहे थे? G23 के एक बहुत ही सक्रिय मेंबर के लिए। वो सक्रिय मेंबर गुलाम नबी आज़ाद थे, तो जो हमेशा मोदी और भाजपा की खिंचाई करने वाले व्यक्ति के लिए मोदी जी का इतना अगाध प्रेम, आंसू की बारिश, जैसे भगवान कृष्ण रो रहे थे सुदामा के लिए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस चाणक्य नीति का ही एक परिणाम है। तो मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी चाणक्य की शरण में चले जाइए, लेकिन एक चीज़ और है, सावधान ये रहना है आपको कि एक चाणक्य मोदी के इर्द गिर्द भी मंडराता रहता है। गलती से कहीं उसके पास मत चले जाना। और वो चाणक्य की मैं थोड़ी सी पहचान आपको दे देता हूँ, दूर से ही देख लेना। शरीर से थोड़ा भारी भरकम, मस्तक उसका विशाल है, सिर से वो पूरी तरह गंजा है। गलती से वहाँ मत जाना, नहीं तो और ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बहुत बुरे फंस जाओगे। मैं उस चाणक्य की बात कर रहा हूँ, आचार्य विष्णुगुप्त की। आप उनकी शरण में जाइए। आचार्य विष्णुगुप्त भगवाधारी थे। हो सकता है आपको थोड़ी सी वहाँ जाने में परहेज़ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप उनके पास नहीं जाना चाहते तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, तो आप अर्थशास्त्र नाम से भी थोड़ा परेशान मत हो ना। कोई इकोनॉमिक्स नहीं है वो पूरी तरह से राजनीति शास्त्र है। आपके मतलब कि वो सब्जेक्ट है, उसमें राजनीति को ही पढ़ाया गया है। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन दरअसल वो राजनीति शास्त्र है। तो आप उस पुस्तक को पढ़िए। हाँ, एक बात ये है कि वो पुस्तक संस्कृत में मिलेगी, और हो सकता है कि आपको उसको पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं भी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर ही हूँ, और मैं भी उस शास्त्र को जानता हूँ। इसलिए अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहें तो मेरी कोचिंग में आप आ सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको मेरी योग्यता पर विश्वास करना है तो मैं अर्थशास्त्र के एक श्लोक आपको सुना देता हूँ,
जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, यत गृहे माता नास्ति भार्या कटुभाषिणी तेन अरण्यम गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। वो कहते हैं कि जिस घर में माता नहीं है, कोई व्यक्ति है उसकी माँ नहीं है, और पत्नी उसकी बहुत ही कड़वा बोलती है, बहुत ही कटुभाषिणी, कड़वे शब्दों का प्रयोग करती है, जीना हराम कर देती है, और उतना कड़वा बोलती है जैसे आजकल वो बंगाल से एक आवाज़ आती है रोज, वो वाली भाषा, वो वाली कड़वापन है। तो सोच लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। उसके लिए श्रेयस्कर है कि वो वनगमन कर जाए, वो जंगलों में चला जाए। जंगल में इसलिए चला जाए कि कम से कम वहाँ उसको कड़वा तो नहीं सुनने को मिलेगा। घर में भी तो अकेला ही रहना उसे, तो अकेले रहना है, इससे अच्छा है कि वो जंगल में ही चला जाए, तो वहाँ कड़वा भी नहीं सुनने को मिलेगा और शांति से रह सकता है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि आपने मेरी ये जो, मैंने आपको ये अर्थशास्त्र का जो ये डेमो क्लास दिया है, आपको पसंद आएगा। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। कम से कम वे लोग तो ज़रूर ही लाइक करेंगे जो सताए हुए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक